अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, मैंने ये टेस्ट का सवाल खुद ही बनाया था इनफैक्ट, और डिस्कशन वीडियो भी टीए की आपसे शेयर हो जाएगी। लेकिन एक दो चीज है जो मुझे लगा कि क्या कौम क्या कर रही है भाई, क्या, तो मैं फिर आपको सामने खुद ही बता देता हूँ एक दो बातें। एक तो टेस्ट दिया कितने लोगों ने? अरे इतने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया। टोटल में से 38% ने टेस्ट दिया है। मोहम्मद अमान रहमान या अमन रहमान, अमन, जवेरिया बतूल, अहमद रजा, अफनान अली, अलीना तारिक, मायरा एजाज, इरजम सईद, ये लड़का है कि लड़की? इरजम, बुरहान कामरान, उजैर अली, इकराम इम्तियाज, हमजा फरीद, अजान साजिद, अजान की अजन, अजान, अतीका आबिद, मोहम्मद असद। अच्छा चलो 20 आउट ऑफ 20 ठीक है, शाबाश। अच्छा, इसमें जो एक दो चीजें बड़ी मुझे और हाँ, बहुत सारे बच्चों ने ना सवालों के अंदर के इस तरह की चीजें लिखी हुई है। के क्या होता है? 3 जीरो लगाया करें। 25 के कितना टाइम बच गया? डिजिट पूरे लिखा करें, के से ना लिखा करें। और अच्छा, आप ना यहाँ थोड़ी सी कॉमन सेंस की मुझे बड़ी कमी महसूस हुई। देखें, ठीक है, आपने अगर नहीं भी ट्रैवल किया हो कभी, लेकिन लाहौर इस्लामाबाद लाहौर, क्या मतलब है इसका? लाहौर से इस्लामाबाद जाना और वापस आना, इसको हम एक राउंड ट्रिप भी कह सकते हैं। अच्छा, जो सवारियां बैठेंगी उनको कहेंगे आओ हम तुम्हें इस्लामाबाद का दूल्हा दुल्हा के लेके आए, उनको इस्लामाबाद लेके जाएंगे और वापस लाके छोड़ेंगे। ऐसा होगा? यानी अगर हम किसी कस्टमर से किराया ले रहे हैं, कितने का, यानी अगर हम किराया 4000 रुपए ले रहे हैं, तो वो सवारियां बिठाते हैं कि आओ तुम्हें इस्लामाबाद दिखा के लाएं, सुबह निकलते हैं इस्लामाबाद दिखा के वापस ले आते हैं 4000 में। ये मतलब है इस बात। भाई लाहौर से इस्लामाबाद जाने की सवारियां और हैं, इस्लामाबाद से लाहौर आने के और लोग होंगे। तो अगर एक सवारी का टिकट है तो वो एक दफा की ट्रिप का है, तो इनको भी 2 से मल्टीप्लाई करना था। फिर अगर बस में 20 लोग बैठे हुए हैं, तो ये 20 लोग लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे और वहीं से घूम के वापस आ जाएंगे। भाई 20 लोग लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले और हैं, इस्लामाबाद से लाहौर आने वाले और लोग हैं। कॉमन सेंस की बात है ये। फिर एक लाहौर और एक इस्लामाबाद, 2 टर्मिनल्स लिए हमने, डिस्टेंस बिटवीन बस टर्मिनल्स 400 किलोमीटर है, तो ये 800 किलोमीटर हो गया ना। तो फ्यूल कॉस्ट अगर पर किलोमीटर, वो 400 से नहीं 800 से मल्टीप्लाई, और ये सब रोजाना की चीजें हैं, तो साल में है 360 दिन, फिर वो 360 से भी मल्टीप्लाई होना। तो अब जो मासूम बच्चे ये इस्लामाबाद का दूल्हा दुल्हा के लाना है और ये कंसिडर करके चल रहे थे, डबल करना था सारी चीजों को। लाहौर से इस्लामाबाद अलग ट्रिप है, इस्लामाबाद से लाहौर अलग ट्रिप है, वो सवारियां और हैं, वो सवारियां और हैं। चलें बस, यही मैंने कहा बता दूं आपको, बाकी जिन्होंने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, रिजल्ट के बाद देख लेना। अच्छा, एक ना फाइल शेयर की थी आप, हाँ, वो स्प्रिंग बीस का सवाल कहा था करने को। फिर टैक्स में मसला, क्या मसला? उसमें जितनी चीजें थी वो सारी ही स्प्रिंग 24 में भी थी, और वो एक एक करके डिस्कस कर ली थी मैंने। स्प्रिंग 20 में रेंट वाला वही मामला था, और बल्कि उससे हल्का सवाल था, उससे हल्का सवाल था। इसमें एक दो चीजें जो मसले हो सकते हैं वो ये कि ग्रोथ रेट निकालना पड़ रहा है, तो ये भी आप कॉस्ट तकरीबन पास ही है, तो ग्रोथ रेट। और टैक्स में किसको मसला है? टैक्स में क्या मसला है? जी जी बताएं जी।
इसको डिस्काउंट क्यों किया ये पूछ रहे हैं। अगर हम शट डाउन कर देंगे तो ये सारे जो कैश फ्लोज थे ये सब फॉरेन के फॉरेन ही हैं, लेकिन टैक्स थोड़ी फॉरेन होता है, वो तो साल एंड होगा, रिटर्न फाइल होगी तो होगा ना। ये तो पहले भी सवालों में ऐसा किया है कि कोई खर्चा अगर साल के शुरू में पे था तो उसको हमने ईयर 1 के एंड पे ही रिटर्न में डाला था। टैक्स तो साल के एंड पे रिटर्न फाइल होगी तो जाएगा ना। तो इसलिए ये जो डिसकंटिन्यू वाले सारे कैश फ्लोज हैं इनको लिख बेशक हम 0 पे रहे हों, लेकिन इनका टैक्स तो साल एंड पे ही जाके होगा, तो इसलिए टैक्स को एक साल डिस्काउंट करना पड़ेगा। परसेंटेज कौन सी, किस परसेंटेज से? वही जो डिस्काउंट रेट चल रहा है सवाल में 16%, उससे नहीं क्या हुआ? किधर है जी? टैक्स वाली ऑप्शन कोई नहीं है। डिसकंटिन्यू ऑप्शन में टैक्स की कैलकुलेशन पूछ रहे हैं। डिसकंटिन्यू ऑप्शन में, हाँ शट डाउन ऑप्शन में अगर हम शट डाउन कर देंगे तो एक तो हम इक्विपमेंट बेचेंगे 4 मिलियन का, इस 4 मिलियन पे टैक्स लग जाएगा। इतने सवाल कर लिए हमने। आरवी के ऊपर टैक्स लगता है नहीं, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल निकलेगा। तो वो आपने जब डेप्रिसिएशन की वर्किंग की हुई है, अगर अभी बेच देंगे तो 2 साल डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है ये, तो जो अभी 2 साल बाद की बुक वैल्यू आ रही है 2813 वो माइनस करेंगे तो फिर प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल निकलेगा, उस पर टैक्स लगाया। वर्किंग 4 समझा रहा हूं मैं। फिर इसके अलावा जो पेनल्टी है, यानी जो हमने रेंट देना है, तो उस रेंट के ऊपर 30% टैक्स लगा दिया, उस पर टैक्स बचेगा। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल पे टैक्स पड़ेगा, रेंट जो देंगे उस पर टैक्स बचेगा। तो एक को इनफ्लो लिया है, एक को आउटफ्लो लिया है। वर्किंग 4 समझा रहा हूं मैं, वर्किंग 4 पूछ रहे हैं ना आप। तो एक प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल पे टैक्स पड़ रहा है और एक रेंट के ऊपर टैक्स बच रहा है, तो वो नेट बना 302, लेकिन रिटर्न फाइल होगी तो टैक्स पे कर रहा है ना, तो इसलिए 302 को डिस्काउंट किया 1 साल। और इसमें बताएं किसने क्या पूछना है जी। फर्स्ट तरीका ले रहे हैं, क्या मतलब? अच्छा, ये तो कल की थी ना बात, कल थे क्लास में। देखें, एक है इस बिजनेस ने जब इनिशियली 5 साल का प्लान बनाया था, ये प्लान बनाते हुए डिसीजन मेकर यहां खड़ा था। जब पहले 5 साल का प्लान बनाया गया था तो उस वक्त उसने एनपीवी निकाली होगी, जो आपसे रिक्वायर्ड नहीं है, एक सादा नॉर्मल सवाल। उस वक्त उसने एनपीवी निकाली होगी और उस वक्त खड़े होकर ये 1 2 3 4 5 पावर बनती थी। अब डिसीजन मेकर 2 साल और आगे आ गया है। अब इस वक्त हम सवाल में यहां खड़े हैं और यहां खड़े होकर टाइम लाइन पे अब ये आज हो गया हुआ है, 2 साल और आगे आ गए ना जिंदगी के। डिसीजन मेकर अब यहां खड़ा है और यहां खड़े होकर उसने एनपीवी निकालनी है। तो अब अगर आज ये है तो टाइम लाइन तो फिर 1 2 3 बनी ना। हमने इन रिमेनिंग 3 साल की पीवी वो 2 साल पीछे जाके देखनी है, अभी देखनी है ना। तो अभी मतलब 0 और यहां से रिमेनिंग 3 साल तो 1 2 3। यानी अगर ये 2021 मेंशन नहीं, वैसे कह रहा हूं 2021 2022 2023 2024 और 2025 थे, और वो 2021 के शुरू में खड़े होकर डिसीजन करके आया था, 21 भी गया 22 भी गया, अब वो 23 के शुरू में खड़ा है, या 22 के एंड पे या 23 के शुरू में खड़ा है। यहां से ऑनवर्ड ईयर 2023 24 25, लेकिन टाइम लाइन के एतबार से वो 1 2 3 बन गया वो। और इस सवाल में जिन्होंने किया है, इस सवाल में और कोई सवाल? अच्छा, फिर इसी का एक और वर्जन होमवर्क है, ऑटम 21 वाइट लिमिटेड, ये होमवर्क है। वाइट लिमिटेड ऑटम 21। जी ऑटम 21 होमवर्क। अच्छा, ये खत्म हो गया चैप्टर। एक सवाल और करा रहा हूं, और वो मैं सीए फाइनल का करा रहा हूं, और वो ये बीएफडी का, यानी कि लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग तो डन, पढ़ लिया हमने, पक्का पेपर का सवाल है। मेरा ख्याल है ऑटम 23 के अलावा स्विंग 22, ऑटम 22, स्विंग 23, स्विंग 24, ये सारे हो गए, और ऑटम 24 को रिजल्ट के बाद ही हाथ डालूंगा मैं। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग डन है, लेकिन एमएफए में 1 दफा और सीए फाइनल में को 2 दफा लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग को शॉर्ट टर्म के साथ मिक्सचर करके सवाल बनाया हुआ है। यानी वो कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्चुअली शॉर्ट टर्म के हैं, जैसे इतना मटेरियल पहले पड़ा हुआ है, थोड़ा सा अगर याद हो, स्पेशल ऑर्डर, इतना मटेरियल पड़ा हुआ है, रेगुलर यूज का है, रेगुलर यूज का नहीं है,
लेबर मौजूद है, ओवर टाइम अवेलेबल है, नहीं है, कहीं और से शिफ्ट करना पड़ेगा, उसकी जगह कोई और लाना पड़ेगा। ये टेक्निकली शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की चीजें हैं, क्योंकि अभी इस वक्त सिचुएशन सर पे पड़ी होती है तो फैसला करना होता है। ये लॉन्ग टर्म में इतना बनता नहीं है रेलिवेंट, लेकिन सवाल बनाया जा सकता है। तो सीए फाइनल में भी 1-2 दफा टेस्ट हुआ, एमएफए में 1 दफा टेस्ट हुआ। तो मैं आपको वो सवाल करा रहा हूं जिसमें ये रेलिवेंट कॉस्टिंग जो स्पेशल ऑर्डर चीजें थी वो लॉन्ग टर्म की तरफ पे बन जाए। जो कॉस्ट में शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में स्पेशल वन ऑफ वाली चीजें थी, जिसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग की डिटेल जिसको बताई थी, वो मिक्स हो जाए अगर लॉन्ग टर्म में, तो उस शक्ल का सवाल करा रहा हूं बस। तो उसके लिए कुछ तारुफ लिख लेना, क्या करने लगा मैं। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में जो रेलेवेंट कॉस्ट की डिटेल थी वो अगर लॉन्ग टर्म के सवाल में मिक्स हो जाए तो उसकी प्रैक्टिस का एक सवाल करा रहा हूं। अच्छा, अगर तो रीसेंट अटेम्प्ट में पढ़ा है आपने और वाकई पढ़ा है और रिजल्ट तक थोड़ा सा दिमाग में रिटेन भी रखेंगे आप, उसके बाद निकालेंगे दिमाग से, तो ये रेलेवेंट कॉस्टिंग की डिटेल मुझसे पढ़ा हुआ है, तो मैंने ना वही जो बुक में से पढ़ाता हूं वही नोट्स ग्रुप में दोबारा शेयर करवाए थे। और अगर मुझसे नहीं पढ़ा, कहीं और से पढ़ा है, तो किसी ना किसी तरह तो आपने पढ़ाई होगा ना, तो जहां से पढ़ा था वहीं से रिवाइज कर ले। बेशक समरी जबानी बोल देता हूं, उसको डिटेल से देखना हो तो वो मैंने नोट शेयर किए थे। ये आप लोगों के रिकॉर्डिंग वालों के पोर्टल पे लेक्चर 18 का रेफरेंस देके मैंने रखी हुई फाइल, और ये सामने बैठे से मैंने ग्रुप में शेयर करवाया था। है अभी आया तो 4 दिन पहले कहा था, है पहले भी आया है। हाँ मिल गया। ये कॉस्ट की पड़ी हुई चीज ही है। आप फारिग हो गए, इसको करना चाहे रिवाइज तो कर लीजिएगा। मैं जबानी इसकी समरी बता रहा हूं। अगर हमें प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल चाहिए और वो मटेरियल हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो हम किस फिगर को रेलेवेंट लेते हैं? नहीं, हम देखते हैं कि रेगुलर है कि नहीं। अगर रेगुलर है तो जितने का अब मिलेगा, और अगर रेगुलर नहीं है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि उसके जो भी और हल हमने सोचे थे उन सब में से हाईएस्ट। ये मटेरियल है। लेबर, अगर तो उन लोगों के साथ एक टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑलरेडी तय किए हुए हैं जिसके पैसे उनको देने ही देने हैं, और उन्हीं आवर्स में से प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल हो जाएंगे, तो रेलेवेंट कॉस्ट 0। अगर खाली बिठा के भी पूरे पैसे देने थे, और अगर खाली बिठा के पूरे पैसे नहीं देने थे, लेट्स से 60% देने थे, तो 40 रेलेवेंट। यार सब बात है आपको, चलो शाबाश। और अगर कोई इस तरह के आर्स उनके पास पहले से खाली नहीं है, तो जितने वो पैसे अब लेंगे, नहीं अभी नहीं, जितना वो अब काम करने का पैसा लेंगे। और अगर ये वो लोग हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं हमारे ही पास हैं, और वो हमारे ही किसी और डिपार्टमेंट में बैठे कोई और काम कर रहे हैं, तो उनको उस काम से उठा के यहां लाना पड़ेगा, और उनकी जगह नया बंदा हायर करना पड़ेगा। तो रेलेवेंट क्या होगा? जो उस नए बंदे को देंगे। और अगर कोई है ही नहीं ऐसा पीस दुनिया में, कोई छोटा भाई भी नहीं है उसका, तो फिर वो काम उस वक्त के लिए रोकना पड़ेगा। तो फिर कंट्रीब्यूशन प्लस इस लेबर की कॉस्ट, वो रेलेवेंट। बिल्कुल सही है। फिक्स्ड OAR रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड्स है तो रेलेवेंट है। वेरिएबल OAR रेलेवेंट है। और अगर हमें एक से ज्यादा जगह से कोई रिसोर्स मिल रहा है, तो कौन सी वाली जगह से लाएंगे? जहां सबसे सस्ता है। लो देखो, ये ऐसे रिवाइज हो गया, आपको सब आता है माशाल्लाह। सवाल बुक में ही होंगे, लेकिन BFD के सवाल होंगे, उनपे शायद हेडिंग डली होगी BFD के सवाल। उनमें एक गौरी लिमिटेड का नाम का सवाल होगा। तो गौरी आया जे, ये अच्छा, BFD का नाम नहीं दिया हुआ बहरहाल। प्रैक्टिस क्वेश्चन 15 ऑनवर्ड्स ये BFD के हैं, तो उनमें प्रैक्टिस क्वेश्चन 20 है। ये जो PDF भेजी थी उसमें भी है, उसमें ये क्वेश्चन 20 ही है। गौरी लिमिटेड के नाम से सवाल है, जो पहले लॉन्ग टर्म की फाइल भेजी थी उसके अंदर भी है क्वेश्चन 20, और नई बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन 20 ही है। ये BFD का सवाल है, आपको थोड़ा सा ऊंचा लग सकता है, तो कोई बात नहीं, ऊंचों के बैठ जाए। इसमें ये रेलेवेंट कॉस्टिंग मिक्स है चीज, तो ये पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। वो यही रेलेवेंट कॉस्टिंग मिक्स वाला, वो अभी जब ये कर लेना तो पहले ऑटम 21 होमवर्क डिस्कस हो जाए, फिर उसके अगले दिन मैं वो दे दूंगा। पता बस मंडे से अगला टॉपिक कराता हूं शुरू।
प्रैक्टिस क्वेश्चन 20 पढ़ लीजिए, वॉरी लिमिटेड। जी पढ़ लें तो मैं करूं। अच्छा, जिनको ये जानना है कि कितने मार्क्स का है तो क्या फर्क पड़ता है, बीएफडी का सवाल है तो आपके लिए सवाल रेलेवेंट है ना, मार्क्स का क्या है। चलो 18 नंबर का सवाल है, चलो आगे। हाँ जी, इस सवाल में आपसे रिक्वायर्ड है, प्रोवाइडेड की अंग्रेजी समझ आइयो। जीएल इज कंसिडरिंग, पहला पैराग्राफ, हम प्रोडक्ट जी बना के बेचते हैं और हम एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन मॉडिफाइड जी वो बेचने के लिए बिड करना चाह रहे हैं टेंडर के लिए। आप ये समझ लें कि किसी कस्टमर ने अखबार में इश्तिहार दिया था कि हम मॉडिफाइड जी खरीदना चाहते हैं, इसको कहते हैं टेंडर। जो जो बेचना चाहता है वो आए अपनी प्राइस बताए, इसको कहते हैं बिड करना। तो हम लोग एक कस्टमर को ऑफर करने जा रहे हैं कि हम बेच देंगे आपको, और हमारे डायरेक्टर को लगता है कि अगर 5,000 से ज्यादा रेट रखा तो कस्टमर इनकार कर देगा, 5,000 से ज्यादा हम प्राइस नहीं रख पाएंगे। ये पहले पैराग्राफ का मतलब है। और रिक्वायर्ड ये है कि बताएं जो डायरेक्टर साहब ने प्राइस बताई है क्या वो रख लें तो ठीक है, तो रख लें, फिर बड़ा है मान लें, खैर ही होगी। तो अब सवाल पढ़ के पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, 3 साल 4 साल 5 साल 3 साल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया हुआ है तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, और एनपीवी निकाल के चेक कर लेते हैं। टैक्स नहीं है, ये बीएफडी का है और प्रैक्टिस क्वेश्चन 20 है, तो 0 1। अच्छा, बल्कि वर्किंग्स बहुत सारी करनी है तो मैं बोर्ड पे वर्किंग कर रहा हूँ। पहला पेज छोड़ देते हैं। पहला पेज क्या कितने को जगह लगती है, चलो पहला पेज छोड़ देते हैं, वर्किंग्स में चलते हैं पहले, क्योंकि वर्किंग्स बहुत सारी समझानी है आपको।
सेल प्राइस 5000 रखेंगे या महंगी होती जाएगी? कैसे पता? पॉइंट 1 में कहा हुआ है, द प्राइस कोटेड इन द टेंडर वुड बी सेम इन ऑल 3 ईयर्स, तो वो 5000 ही रहनी है। और कितने यूनिट्स चाहिए कस्टमर को? वो पॉइंट 1 में दिए हुए हैं 40,000, 80,000 और 50,000। तो सॉल्यूशन में पहली लाइन जो मैं भी लिख के मिटा दूंगा, और रुपीज मिलियन करना है, 1000 करने हैं, 40,000 और 5,000 मिलियन कर लेते हैं, मिलियन। तो सेल्स आ गई, यूनिट सवाल वाले ने दिए हुए इनटू 5,000, क्या 400, 250, ये हो गई सेल्स। बस अब ये पेज छोड़ देते हैं और वर्किंग में चलते हैं। पहले पैराग्राफ में सेल्स प्राइस मिल गई, पॉइंट नंबर 1 में यूनिट्स आ गए, उससे बना ली सेल्स। पॉइंट नंबर 2 हैज इनकर्ड, तो नहीं है रेलेवेंट। पॉइंट नंबर 3 मशीन है, चलो आखिर में लाइन लिख लेंगे। पॉइंट 4 वर्किंग कैपिटल है, आखिर में लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 5 3 मटेरियल चाहिए होंगे इसके लिए। अच्छा चले, लिखा हुआ मैंने सामने, खैर है वो वहीं जितनी वर्किंग मैंने जो कि देखता हूं, जरूरत पड़ी तो बता लूंगा। पॉइंट नंबर 5, एक मॉडिफाइड जी बनाने के लिए 3 तरह के मटेरियल चाहिए, और AB5 के 3 यूनिट्स, CD7 के 2 यूनिट्स और EF2 का 1 यूनिट चाहिए। और उन तीनों मटेरियल्स के बारे में ये टेबल बना के दिया हुआ है। ये वो रेलेवेंट कॉस्टिंग की तरह का टेबल है। जो स्टॉक में अवेलेबल नहीं होंगे वो तो खरीद नहीं होंगे, जो स्टॉक में पड़े होंगे फिर देखना होगा कि रेगुलर है कि नहीं है। तो पहला मटेरियल हमें चाहिए AB5, नोट नंबर 1, ये कंटिन्यूस यूज में है, तो स्टॉक में है चाहे नहीं है हमने खरीदना ही होगा। तो वर्किंग 1 AB क्या है 5, 1 2 3, क्या चीज? हाँ, यानी कंट्रीब्यूशन की वर्किंग कर लें। हाँ कर लें। तो AB5 के वैसे नहीं करें, नहीं, क्योंकि कुछ आर्ट्स पे और रेट लगना है, कुछ आर्ट्स पे और लगना है, तो टोटल राज निकालेंगे तो पता चलेगा ना। तो नहीं, टोटल ही। अच्छा जी, तो मटेरियल अभी कितने का है? AB5 अभी कितने का है? करंट परचेज प्राइस 500, और इसने ईयर 1 में महंगा हो जाना है या ईयर 2 से? ईयर 2 से महंगा होना है, तो ईयर 1 में ये इतना ही रहना है। और उसके बाद LY इंटू 1.08, 540, 583। और अच्छा, पर यूनिट ऑफ AB5 का ये कितने का है? ये जो आपको टेबल में रेट दिया हुआ है ये एक AB5 का है, तो प्रोडक्ट पे एक AB5 नहीं लगना, 3 लगने हैं। तो हमें AB5 के टोटल यूनिट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? जितने प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1,20,000, 240,000, 150,000, तो टोटल मिलियन में कर लें 60, 129.6, 87 पॉइंट, ये हो गया AB5। क्या जी? सारे कॉन्सेप्ट अभी तक क्या क्या हुआ है? नहीं वही तो पूछ रहा हूं ना। अभी अगर आप ये पूछ रहे हैं कि वेरिएंस टेस्ट हो सकता है और प्रोसेस कॉस्टिंग हो सकता है, तो नहीं। वर्किंग 1 डन। दूसरा मटेरियल कौन सा चाहिए? CD7।
CD7 नोट 2, ये मटेरियल काफी अरसे से इस्तेमाल नहीं हुआ है और नहीं हुआ तो हमारे काम का नहीं है। द ओनली अल्टरनेटिव यूटिलाइजेशन ऑफ दिस मटेरियल, या तो हम इसको इस प्रोजेक्ट पे यूज करेंगे, या एक रास्ता तो बहरहाल खुला ही होता है बेचने का, या हम इसको 220 का बेच देंगे, या फिर हम इसको एक और मटेरियल की जगह इस्तेमाल कर सकेंगे, या कह लें एक और मटेरियल में कन्वर्ट कर सकेंगे है? हाँ ना, हम इस CD7 को एक और हमारे काम का मटेरियल होता है PK1, हम उसकी जगह इसको यूज कर सकेंगे, लेकिन इस पे इलाज पे खर्चा करना पड़ेगा, 240 का इलाज पे खर्चा होगा, तो फिर ये PK1 की जगह आ सकता है। तो इसमें फायदा क्या होना था? PK1 खरीदने का पैसा जो कि 540 है ये बचना था। तो ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में एक बेचने की ऑप्शन और एक अल्टरनेटिव मटेरियल में कन्वर्जन की ऑप्शन, और दोनों में से जो हायर है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन ये बात हो रही है उनकी जो स्टॉक में है, जो स्टॉक में नहीं है वो तो खरीदने पड़ेंगे। अब इसकी वर्किंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी लाइनों में। वर्किंग टू CD7 टोटल, पहले यूनिट्स करता हूं कैलकुलेट। रिक्वायर्ड कितने हैं? प्रोडक्ट के यूनिट्स को 2 से जी 80,000, 160, 100। लेकिन ये स्टॉक में अवेलेबल होंगे और जो नहीं होंगे तो खरीदने पड़ेंगे। स्टॉक में कितने अवेलेबल होंगे? 90, तो ये तो काम चल जाएगा और खरीदने नहीं पड़ेंगे। अगले साल 10 अवेलेबल होंगे तो 1.5 लाख खरीदने पड़ेंगे और फिर ये सारे खरीदने पड़ेंगे। जो एग्जिस्टिंग वालों की रेलिवेंट कॉस्ट होगी ईयर 1 वाली, हायर ऑफ कितने का बेच सकते हैं, और कन्वर्जन ऑप्शन कितनी है? 540 माइनस 240, 300। तो ये हो गया 300। हर साल महंगाई होनी है तो इसने भी तो महंगा होना था ना, कि नहीं होना था? तो इसका मतलब ये भी महंगा होगा। देखिए हम इसको अगर PK1 में कन्वर्ट करते तो PK1 अभी 540 का, अगले साल उसमें भी तो महंगा होना है, तो 300 के ऊपर भी महंगाई लगानी पड़ेगी। 1.08, 324, 350, और जो नए लाने होंगे वो अभी कितने का मिलेगा? 330, और ये तो ईयर 1 है, फिर इसने भी महंगे हो जाना होगा। 356, 385। टोटल रुपीज इन मिलियन। ईयर 1 वाला क्या करूं? ईयर 1 वाले ये 80,000 होंगे और वो एग्जिस्टिंग वाले ही होंगे, तो इंटू 300। चल करता हूं मल्टीप्लाई। ईयर 2 में क्या करेंगे? 10,000 पे ये और 150 पे ये, और ईयर 3 में 1 लाख पे ये। $24, ये CD7 हो गया। $24, 56.64, 38.5।
जी वर्किंग 2 नोटेड। तीसरा मटेरियल क्या है? और ये भी रेगुलर नहीं है, तो सेम वर्किंग हो जाएगी। ये भी रेगुलर यूज वाला ही है, रेगुलर यूज वाला नहीं है। नोट नंबर 3, 2 साल पहले खरीदा था, अब ये बेकार है और हम इसको बस बेचने ही वाले थे, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? एनआरवी। एनआरवी भाई 75 का बेचने वाले थे 25 खर्च करके, हम 75 का बेचने वाले थे 25 खर्च करके, तो 50 हो गई ना उसकी। तो चाहिए टोटल कितने? वर्किंग 3EF2, एक फॉर एक, तो 40, 80 और 50, और स्टॉक में पड़े हुए हैं 40। तो ये 50 ही आ गया, 75 माइनस 25, और एग्जिस्टिंग वाले तो ईयर 1 में खत्म हो जाने हैं ना, तो हमें इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। दिल कर रहा है किसी का तो कर दे कैलकुलेट। और नया कितने का मिलेगा? 150, 162, 175। तो ईयर 1 में पूरा का पूरा 40-50 पे आ गया, ईयर 2 में पूरा 80 162 पे, और ईयर 3 में पूरा 50 175 पे। 2,12.9675, ये EF2 हो गया। जल्दी जल्दी। पॉइंट नंबर 6, लेबर। एवरी 100 यूनिट्स ऑफ मॉडिफाइड जी वुड रिक्वायर 600 स्किल्ड लेबर आर। तो ये 600 और 100 के तकल्लुफ की क्या जरूरत है? एवरी यूनिट ऑफ मॉडिफाइड जी वुड रिक्वायर 6, तो हमें 6 स्किल्ड लेबर आर चाहिए और 4 अनस्किल्ड चाहिए। स्किल्ड लोगों को हम दिया करते हैं 30,000 पर मंथ, और ये शायद आपको अगर आपने किसी और टीचर से भी पढ़ा है, ये शायद बताइए होगा कि ये ना महीने की सैलरी बता के ये नहीं कहना चाह रहा होता कि फिक्स्ड है, वो आपसे पर आवर रेट कैलकुलेट करवाना चाह रहा होता है। तो 30,000 अगर पर मंथ देते थे तो एक महीने में वो कितने घंटे काम करते थे? ये कहां बताया हुआ? ये इसी में कुछ चौथी लाइन में बताया हुआ है, द स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ इतने हैं। तो ये सिर्फ रेट निकालने के लिए इस तरह की पहली बनाई है, वरना ये नहीं है कि मंथली सैलरी वाले हैं तो ओवरहेड हो गए, नहीं, ये डायरेक्ट लेबर ही है। तो 30,000 सिर्फ 200 से डिवाइड करके पर आवर निकालने के लिए पहली बनाई है। तो स्किल्ड लोग को पे किया जाता है 30,000, और ये स्किल्ड लोग हमारे पास ऑलरेडी हैं। ये कैसे पता? क्योंकि इन्हीं की कंटिन्यूटी में बात चल रही है कि उनको हम पर मंथ के पैसे देते हैं, मतलब ये कोई रेगुलर लोग हैं, और इनके आइडल आवर्स 70% पे होते हैं, तो मतलब वादा किया हुआ है तो आइडल आवर्स के पैसे देते हैं ना। तो ये वो वाली चीज आ गई जिसमें हमने उनसे टोटल आवर्स तय किए होते हैं। तो उन लोगों से फारे बिठा के 70% देने थे, अब पूरा काम करा के पूरे देने हैं, तो रेलिवेंट क्या हुआ? 30%। और जितने मजीद घंटे चाहिए होंगे वो और लोग ले आएंगे रिप्लेसमेंट, वो हमें 35,000 पर मंथ, यानी 35 डिवाइड बाय 200, ये उस रेट के कॉस्ट करेंगे। और लास्ट सेंटेंस, स्किल्ड हमें 50 पर आवर पे मिल जाते हैं, तो ये सिंपली जितने आवर्स चाहिए होंगे उनको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्किल्ड लेबर की है कैलकुलेशन जो है, ये मजीद पक्की हो रही है जो अगली लाइन में लिखा हुआ है कि स्किल्ड के लेबर आर इतने इतने आइडल होंगे। यानी ये स्किल्ड लोगों की सारी कहानी थी कि इतने आवर्स के लिए उनको हायर किया हुआ है, फारिग बिठाते तो इतने पैसे देते, तो ये स्किल्ड लेबर की कहानी है। अनस्किल्ड सिंपली हमने आर से मल्टीप्लाई करना है, तो स्किल्ड।
ये कैसा है भी चैप्टर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग? ये पेपर पास करवाने वालों में है, इसमें नंबर मैक्सिमम हासिल करने हैं। स्किल्ड लेबर, टोटल चाहिए कितने एक यूनिट के लिए? 6 घंटे। तो जितने प्रोडक्ट के यूनिट चाहिए इंटू 6, तो पहले साल 240, 480, 300। और इन लोगों के पास आइडल कितने अवेलेबल हैं? 14,000, 18,000 और 16,000। तो इन लोगों से तो हम इतना ही काम ले पाएंगे बस, तो बाकी क्या करें? फिर हमें बाकी लोग लाने पड़ेंगे जिसको रिप्लेसमेंट लेबर कहा हुआ है। 226, 462, 284। $30,000 में 200 घंटे का मतलब है 150, लेकिन उसका 30% रेलिवेंट होगा 45। और जुड़वा मकड़ी से पूछ लेते हैं कि रिप्लेसमेंट वालों का रेट क्या होगा? 35,000। तो इन लोगों की रेलिवेंट कॉस्ट 45 और इन लोगों का ये वाला रेट। तो ईयर 1 में तो यही चलेगा, उसके बाद हो जाएगा महंगा 1.0। हम्म 49, 52, 53, 53 इधर 189, 204। तो टोटल रुपीज मिलियन ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। इन पे ये रेट, इन पे ये रेट। 14,000 पे 45 और 226 पे 175। 18,000 पे 49 और 462 पे 189। 16,000 पे 53 और 284 पे 204। 40.18, 0.2, 0.78। $320 यूनिट्स बता देना। टू 28 7 पॉइंट बाकी क्या रह गया? देखा चला जाऊंगा, खुद चला जाऊंगा। हाँ जी, लास्ट चीज नहीं होता। 0.7 150 OAR है, लेकिन इसमें से 60% वेरिएबल है।
वो होता है रेलिवेंट, फिक्स्ड ओआर रेलिवेंट नहीं होता, और वो है पर स्किल्ड लेबर आर। स्किल्ड लेबर आर है ये। तो 150 का 60%, 40 नहीं 60%। वन 150 का 60 क्या बना? फिर नहीं होना। मशीन मिलेगी 50 मिलियन की। पॉइंट नंबर 3, 50 की मशीन मिलेगी और इसकी आरवी होगी 25। 50 और 25। वर्किंग कैपिटल इनिशियली लगेगा 100। उसके बाद वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा। तो आपको कहा था कि सवाल में अगर इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है और वर्किंग कैपिटल खामोशी है तो आप नोट लिख के उस पे भी इन्फ्लेशन लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें तो भी नोट ही लिखेंगे। 0 पे 100, 1 पे फिर 100, 2 पे 108, 3 पे 0। वन पे कोई इन्फ्लेशन नहीं, 2 पे लगेगी इन्फ्लेशन। ले जी, इसकी निकलेगी एनपीवी, और अगर पॉजिटिव आया तो डायरेक्टर साहब सही कह रहे थे। ये था जी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। डन। मंडे से इंशाल्लाह नया चैप्टर। अल्लाह हाफिज।